नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं और कई लोगों ने असाधारण सफलताएं पाई है। इतना कुछ अचीव कर लिया जिसकी कोई सीमा नहीं। कई लोगों को थोड़ी कम सफलता मिली, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कोई जरूरी नहीं है कि आपके अंदर जो योग्यता है आपको उसके मुताबिक सफलता मिलेगी। कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता होती है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको उनके टैलेंट के मुताबिक सफलता नहीं मिलती। वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो उतने टैलेंटेड तो नहीं है, लेकिन सफलता उनको बहुत ज़्यादा मिल गई है। आज मैं जिनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ वो हस्ती भी एक ऐसी हस्ती है। वो जितनी टैलेंटेड थी उनको उतनी सफलता नहीं मिली। हालांकि वो बहुत बड़ी स्टार बने, एक बहुत बड़े सुपरस्टार से उनकी शादी हुई और एक बहुत सुखी विवाहित जीवन उन्होंने गुजारा, लेकिन वो जितना डिजर्व करती थी उसके मुताबिक उनको सफलता मुझे लगता है थोड़ी कम मिल गई। वो इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करती थी और इससे बहुत बड़ा सुपरस्टार स्टेटस वो डिजर्व करती थी, उनको नहीं मिला। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ गलती तो इसमें उनकी भी थी, उनका फिल्मों का चुनाव सही नहीं था और भी कुछ कमी थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सायरा बानो की। सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। सायरा बानो की मां नसीम बानो खुद अपने दौर की हाईली पेड एक्ट्रेस थी, बहुत बड़ी सुपरस्टार। और उनकी नानी अपने दौर की शहजाद बेगम अपने दौर की बहुत बड़ी तवायफ थी और बहुत पूंजीपति थी, उनके पास कोई कमी नहीं थी। शहजाद बेगम अपने यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो शहजाद बेगम जो फिल्मों में सक्रिय थी, ये एक अलग शहजाद बेगम थी जो 19वीं सदी की बहुत बड़ी तवायफ थी। शहजाद बेगम ये नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी नसीम बानो फिल्मों में आए। नसीम बानो अपनी मजीद फिल्मों में आई और बहुत बड़ी स्टार बनी। नसीम बानो 30 के दशक में एक फिल्म के 4,000 रुपये चार्ज करती थी और उन्होंने खुद कहा था कि उनकी माँ शहजाद बेगम इससे बहुत ज़्यादा पैसे अपने उस दौर में 19 के दशक में कमाती थी। तो हम लोग सोच सकते हैं कितने अमीर होती थी। खैर, हम सायरा बानो की चर्चा कर रहे हैं तो उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। 1944 में जन्म होता है 23 अगस्त को। पढ़ाई लिखाई लंदन में होती है। नसीम बानो की दिली इच्छा थी कि उनकी बेटी फिल्म में काम करे और बड़ी स्टार बने। जैसे ही सायरा बानो 15-16 साल की होती है वो उनको लेकर मुंबई आती है। फिल्म में कॉन्टेक्ट तो थे ही, कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलती हैं और सायरा जी को पहला ब्रेक मिल जाता है शंकर मुखर्जी की फिल्म जंगली में। उनके हीरो थे शम्मी कपूर। जंगली रिलीज होती है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है और देखते देखते सायरा जी एक नई सेंसेशन बन जाती है। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में साइन कर लेती है और एक बड़ी स्टार बन जाती है। इसी बीच उनको कई फिल्में राजेंद्र कुमार के साथ मिलने लगती है, झुके आसमां और आई मिलन की बेला और भी कई फिल्में। और राजेंद्र कुमार जो पहले शादीशुदा थे, 3 बच्चों के बाप थे। ऐसा अक्सर होता है, फिल्मों की शूटिंग के दौरान होता है, हीरोइन का अफेयर हो जाता है। सायरा जी का भी अफेयर हो गया। ये बात नसीम बानो को पसंद नहीं थी। समझाने के लिए वो बेटी को समझाने के लिए दिलीप कुमार के पास लेके गई। अब यहाँ पता नहीं क्या सायरा जी के दिमाग में आया या उन्होंने चैलेंज देके कहा हो। अच्छा खासा करियर चल रहा है, शायद यहाँ पे सायरा जी का दिमाग दिमाग भटक जाता है और करियर पर ध्यान देती तो और बहुत आगे जा सकती थी। प्रतिभा के मामले में उस दौर की किसी एक्ट्रेस से कम नहीं थी। सबसे पहले तो उनका उस दौर में अगर देखा जाए तो चेहरा एक ऐसा चेहरा था
कि सायरा जी एक तरफ उनकी भूमिका है, देखिए जंगली में गांव की भोली वाली लड़की है, जंगली में, शागिर्द में, बैराग में, एक गांव की भोली वाली लड़की, उसमें भी सायरा जी फिट बैठती है। वहीं दूसरी तरफ उनका रोल आई मिलन की बेला में देखिए, एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की, संस्कारी लड़की, साड़ी पहन के घूमने वाली लेकिन बड़ी सोफिस्टिकेटेड लड़की, उसमें सायरा जी को देखिए, वहाँ फिट बैठती है, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर है। और मनोज कुमार को जब पूर्व और पश्चिम के लिए एक विदेश में रहने वाली मॉडर्न इंडियन लड़की जो सिगरेट पीती है, शराब पीती है, पार्टियां करती है, उस टाइप की लड़की की जरूरत पड़ती है, तो ही मनोज कुमार सायरा बानो को ही कास्ट करते हैं। और सायरा बानो को लेने के लिए दिलीप कुमार के पास जाकर उनसे मिलते करते हैं, उनको पूरी स्टोरी समझाते हैं, तब तो सायरा बानो की कास्टिंग होती है। ऐसे बहुत कम चेहरे देखने में आते हैं, सायरा जी के अंदर बात थी। और सायरा जी ने अच्छा खासा स्टार्टअप हासिल किया, लेकिन वो इससे और बहुत ज़्यादा डिजर्व करती थी। शायद कुछ ऐसी हरकतें थी कि इस तरह किससे कम उम्र में शादी करना। जब सायरा जी की दिलीप कुमार शादी हुई तो सायरा जी 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। हाँ, तो मैं तो उसकी सही बात कर रहा था, जब सायरा जी को नसीम बानो दिलीप कुमार को समझाने के लिए ले जाती है, दिलीप कुमार से ले जाती है, बोलते हैं इसको समझाइए, करियर ध्यान नहीं दे रही है, प्यार वार के चक्कर में पड़ गई है। दिलीप कुमार सायरा बानो को समझाते हैं और समझाते तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने काम पर ध्यान दो, शादी वादी समय पर हो ही जाएगी। तो सारी कहती है नहीं मुझे शादी करनी है। तो बोलते हैं नहीं तुम फिर उससे क्यों शादी कर रही है, किसी अपने उम्र के लड़के से करो, बहुत से लड़के मिलेंगे तुमको। तब सायरा बानो दिलीप कुमार से कहती है कि आप मुझसे शादी करेंगे। दिलीप कुमार और हैरान हो जाते हैं, तो उनको देखते हुए कहते हैं कि तुम पागल हो गई, तो अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र है, मेरे पकते हुए बालों को देखो। इसके बाद सायरा बानो ने जो दिलीप कुमार को जवाब दिए, उससे दिलीप कुमार लाजवाब हो गया। सायरा बानो ने कहा, दिलीप कुमार से कहा कि यूसुफ साहब, आपके इन्हीं सफ़ेद बालों ने तो कयामत ढाई दिया। अब दिलीप कुमार चुप हो गए और जाकर के 1966 में दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद सायरा बानो ने काम करना बंद कर दिया या काम करना कम कर दिया, लेकिन अब सायरा बानो दिलीप कुमार की पत्नी थी, सुपरस्टार दिलीप कुमार। अब बहुत से प्रोड्यूसर ऐसे थे जो उनके पास पहुंच नहीं पाते थे, कुछ पहुंचने में डरते थे, उनको साइन करने के लिए पहले दिलीप कुमार को कन्विंस करना पड़ता था। इसके बाद उनकी अच्छी खासी फिल्में आती हैं, लेकिन बहुत सी फिल्में, वो फिल्में जो उनको मिल सकती थी वो नहीं मिलती। अगले साल आदमी और इंसान आती है, वो एक औसत दर्जे की फिल्म साबित होती है, ज़्यादा नहीं चलती है। दिलीप कुमार के साथ ही उसके बाद गोपी आती है, वो भी असफल होती है। यहाँ देख करिए कैसे ढलान पलाता है। सगीना आती है, सगीना की तारीफ तो बहुत होती है, लेकिन कमर्शियली उतनी बड़ी हिट नहीं होती है। लेकिन अगर पूरब और पश्चिम आती है मनोज कुमार की 1970 में, वो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। उसके बाद भी कुछ फिल्में आ रही हैं जो अगली बड़ी हिट आती है, उसके बाद वो सीधे अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के साथ उनकी हेरा फेरी आती है, बहुत बड़ी हिट होती है। उसके बाद जो बड़ी हिट आती है, वो बड़ी हिट नहीं, उसके लिए दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जरूर मिला था, लेकिन फिल्म उतनी नहीं चली थी, बैराग। इस बीच जो सायरा जी को जो फिल्में मिलती हैं, वो चाहे नहले बदला हो, सुनील दत्त की, राजकोसला डायरेक्टर को, वो मिली थी। और भी दो चार फिल्में आई, वो चाहे जितेंद्र के साथ आखिरी दाव आई, धर्मेंद्र के साथ 2 फिल्में आई, वो भी कुछ खास नहीं चली, साजिश थी और कीमत थी। अगर इस सायरा जी ने शादी तो अगर सही उम्र में की होती, तो शायद सायरा जी जिस तरह की सफलता उनको शुरुआत में मिल रही थी, अब उस दशक की थी, उस समय की फिल्में देखिए उनको जो मिल रही थी, जंगली के बाद है पील फूल, श्रमिकों के साथ ब्लफ मास्टर, आई मिलन की बेला, सागिर, सारी सारी एक से एक फिल्में, सुनील दत्त के साथ पड़ोसन, एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रही थी। और सारी बड़ी एक्ट्रेस, जितनी भी बड़ी हीरोइन थी उस दौर की, वैजंती माला, वहीदा रहमान, इन सब के लिए एक चैलेंज बन के सामने आ गई थी। और ऐसा लग रहा था कि साधना इन सब के लिए एक चैलेंज बन के सामने आ गई थी, और ऐसा लग रहा था कि नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ही लेगी। लेकिन अचानक समय बदलता है,
प्रतिभाशाली थी, टैलेंटेड थी, खूबसूरत थी, एक बड़ी स्टार की सारी खूबियाँ उनके अंदर थी, इसलिए ऐसा नहीं था काम नहीं मिल रहा था, हर साल एक दो फिल्में आ रही थी, लेकिन वो स्टारडम जो उनको मिलना चाहिए था वो हासिल नहीं हो रहा था। फिर आती है एक और बात, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में चाहे हो सकता है स्टारडम हो, स्टारडम नहीं मिला, वो अपनी जगह है, हर आदमी अपनी किस्मत लेकर आता है और उसी के मुताबिक उसको सफलता मिलती है, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस बात को मानती है और इस बात को जानती है कि शायद ही किसी को भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सायरा जी से अच्छी पत्नी मिली होगी। जो कमिटमेंट, जो समर्पण सायरा जी ने दिखाया शादी के बाद, बहुत कम पत्नी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दिखाया है। दिलीप कुमार शादी हुई, बहुत बड़ी स्टार थी, दिलीप कुमार का करियर तो ढलान पे था, बल्कि दिलीप कुमार को जो फिल्में मिली शादी के बाद, अगर आप लोग पता हो, किसी ने ध्यान दिया हो, तकरीबन अगर एक फिल्म में छोड़ दूँ, दास्तान छोड़ दूँ, दास्तान में शर्मिला टैगोर हीरोइन थी, दास्तान के अलावा लगभग हर फिल्म में दिलीप कुमार की हीरोइन शायरा बानो ही है। दिलीप साहब का करियर पूरी तरह ढलान पे आ चुका था, कोई हीरोइन के साथ काम करने को तैयार नहीं थी, एक सायरा जी थी जिन्होंने उनको उस समय उनके साथ एज हीरोइन आती थी, और दिलीप कुमार की वजह से सायरा जी को फिल्में मिलना कम हो गई थी, सायरा जी ने कभी उफ तक नहीं। दिलीप कुमार बड़े अनुशासन प्रिय थे, सेट पर सबके सामने सायरा जी को जलील कर देते थे। गोपी की शूटिंग के दौरान की घटना है, अलग दोनों पति पत्नी थे लेकिन आते अलग अलग थे, अलग अलग गाड़ियों में आते थे। दिलीप कुमार सुबह जल्दी आके अपना, समय के बहुत पाबंद थे वो, अगर 9 बजे शिफ्ट 8:30 9 बजे तक दिलीप कुमार सेट पर पहुंच जाते थे। ये अलग बात है कि सेट पर समय पर पहुंचने के बाद वो 4 4 घंटे 5 घंटे 6 6 घंटे रिहर्सल करते रहते थे और बाकी सारे कलाकार बैठ कर उनका इंतजार करते थे। उसका आराम से सेट पर आते, टेक ओके होने के बाद भी 18 18 20 20 रीटेक लेते, तब कहीं जाकर ओके बोलते, डायरेक्टर को ओके बोलने के बाद भी नहीं नहीं एक और लेते हैं, एक और लेते हैं करके 20 20 रीटेक ले लेते। तो एक दिन के बाद दिलीप कुमार सुबह सुबह सेट पर आए और सारे सर थोड़ी लेट आते हैं, कुछ 10:30 या 11 बजे सेट पर आए, सबके सामने दिलीप कुमार ने सायरा जी को डांट दिया, तुम हीरोइन लेट आ रही हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, पता नहीं क्या जो भी बोल दिया। और ये सिर्फ एक बार घटना नहीं है, कोई परफॉर्मेंस की वजह से डांट देते, किसी न किसी वजह से, पता नहीं उन्हें शायद एक पति के तौर पर उनका पत्नी के ऊपर अपना अधिकार समझते थे या अपनी सुपेरियरिटी दिखाते थे, या जो भी वजह रही हो, उनकी हरकतें थी। और सबके सामने ये कर रहे हैं तो घर में क्या करते होंगे। हद तब हो जाती है जब 1980 में दिलीप कुमार, इन दोनों की शादी हुई तो 1970 में सायरा जी ने एक बार कंसीव किया था, माँ बनने वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी या पता नहीं क्या वजह थी, कुछ सारी कमजोरियाँ जो भी रहा हो, सायरा जी का मिसकैरेज हो जाता है। उसके बाद सायरा जी कभी कंसीव नहीं कर पाती। दिलीप कुमार बाप बनना चाहते थे, बाप बनने के लिए उन्होंने 1980 में एक आसमा नाम की औरत से शादी की, लेकिन वहाँ भी पिता नहीं बन पाया, जो भी कमजोर बात रही हो, 1 साल के अंदर ही उन्होंने आसमा को छोड़ दिया और फिर सायरा जी के पास वापस आ गए। सायरा जी ने यही बर्दाश्त किया तक नहीं। शायद जो दिलीप कुमार के जीवन के आखिरी 20 साल रहे हैं वो बड़ी शारीरिक तकलीफ में निकले, और उस दौरान सायरा जी ने जो झेला है वो फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत कम औरतें हैं जो उस तरह का झेल पाएंगी, उस तरह से अपने पति की सेवा करेंगी जिस तरह सायरा जी ने की थी। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह वो दिलीप कुमार की सेवा करती थी, और वैसी महान पत्नी मिली थी, इसीलिए दिलीप कुमार ने उतना 20 साल और जीवित रह गए ना, शायद कोई और मिली होती तो, शारीरिक जीवित कमजोर थे ही, शायद हो सकता है 2 4 साल और पहले ही उनका देहांत हो जाता। सायरा जी ने उनकी पूरी देखभाल की, जो समर्पण सायरा जी ने दिखाया बहुत कम औरतें दिखा पाती। हालत ऐसी थी कि आखिरी 4 5 सालों में किसी पहचान नहीं पाते थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह सायरा ने अपने पति की देखभाल की। करियर पर आ जाते हैं। 80 के दशक में अगर जहाँ तक मैं एक हिट फिल्मों की बात करूँ तो 2 ही फिल्में हिट फिल्म आती है सायरा जी की, एक तो पूर्व और पश्चिम आती है और उसके बाद हेरा फेरी आती है। हेरा फेरी के बाद सायरा जी की बैराग रिलीज होती है, जो फिल्म तो फ्लॉप होती है, लेकिन दिलीप कुमार को उस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है।
उसके बाद सीधे सायरा बानो की जो आती फिल्म आती है, अपने पति के साथ ही आती है, 1984 में दुनिया। रमेश तलवार डायरेक्टर थे और यश जौहर फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उसके उसके बाद सायरा जी फिल्मों से किनारा कर ही लेती हैं, लेकिन उनकी 70 के दशक की एक अटकी हुई फिल्म फैसला 1988 में जाकर रिलीज होती है। उसमें विनोद खन्ना हीरो थे, शायरा जी लीडिंग हीरोइन थी। वो एक एक्शन फिल्म थी, एक्शन थ्रिलर। फैसला आई और फ्लॉप हो गई। उसके बाद सायरा जी ने पूरी तरह से एक्टिंग से दूरी बना ली। 2006-7 के आसपास सायरा जी ने कुछ टीवी सीरियल प्रोड्यूस किए, भोजपुरी फिल्म भी प्रोड्यूस की। उसके बाद कुछ खास नहीं किया, पूरी तरह से पारिवारिक जीवन में ही व्यस्त रही। 2 साल पहले दिलीप साहब का देहांत हुआ। उसका सायरा जी पूरी तरह से बहुत दुखी थी। सोशल मीडिया पर अपना उन्होंने दुख प्रकट किया। आज भी सायरा जी पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने आप को ज़्यादातर अध्यात्म में भी व्यस्त कर लिया है। सायरा जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए आज के एपिसोड खत्म करता हूँ। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।